हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हमें करना है वो है इस चैप्टर की छोटी छोटी चीज़ें। हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए एसिड और बेस का। ठीक है बच्चों, तो एसिड क्या होते हैं और बच्चों बेस क्या होते हैं, हमें इनके बीच का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहला, ये कैसे होते हैं? सार इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे होंगे? हमेशा खट्टे होंगे। बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। ठीक है जी, ये टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे। ये टेस्ट में कैसे होंगे? कड़वे। और आगे चलो, दे रिलीज H+ आयन इन वाटर। अगर ये H+ आयन रिलीज कर रहे हैं तो जो बेस होगा वो क्या करेगा? OH आयन रिलीज करेगा पानी के अंदर। सिंपल। टर्न ब्लू लिटमस, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को किस में बदलते हैं? रेड में। और ये रेड लिटमस को टर्न्स इनटू ब्लू। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है आपके इंडिकेटर। इसके बाद क्या आते हैं? इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स के, अब देखो ये जो मैंने बताए हैं ये एसिड और बेस के बेसिक डिफरेंस है। अगर इसमें आप एक पॉइंट और ऐड करना चाहो तो जो इनकी pH होती है वो 0 to 7 होती है और इनकी जो pH होती है वो 7 to 14 होती है। ठीक है, pH पेपर पे इनका कलर कैसा आएगा? रेड टू येलो। इनमें कलर कैसा आता है बच्चों? ब्लू टू या लाइट ब्लू टू डार्क ब्लू कह सकते हो, पर्पल कह सकते हो, वॉयलेट कह सकते हो, जो आपका दिल करे। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। अब आता है इंडिकेटर। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर उस चीज़ को कहते हैं जो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके दे। इंडिकेटर किसे कहते हैं? जो दो चीज़ों के बीच में क्या क्रिएट करे? डिफरेंस। इंडिकेटर इज अ थिंग विच क्रिएट डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, ठीक है। देखो इंडिकेटर किसे कहेंगे? इट इज द सब्सटेंस विच गिव द डिफरेंस बिटवीन। इंडिकेटर किसे कहेंगे? जो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करे। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इंडिकेटर उसे कहेंगे जो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बता सके। अब इसके आगे चलते हैं। जो आपका इंडिकेटर है वो ये कितनी तरह का होता है? बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो वो नेचुरल हो, दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल कैसा होता है? फाउंड इन नेचर। कहाँ पाया जाता है? नेचर में। सिंथेटिक क्या होता है? फॉर्म्ड इन लैब। या मैं सीधा कहूँ ये कैसे होते हैं? इंसानों के बनाए हुए, मैन मेड। कैसे होते हैं ये? इंसानों के बनाए हुए होते हैं। और कहाँ बनाए जाते हैं? लेबोरेटरी के अंदर, यानी कि लैब के अंदर। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि लिटमस हो गया, ऑनियन हो गया, वनीला हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। फिर इसमें कौन कौन आएगा आपके एग्जाम्पल? फिनोल्फ्थिलीन, मीथाइल, ऑरेंज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपका? लिटमस। लिटमस क्या होता है बच्चों?
इट इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है बच्चों? एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से निकाला जाता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। और जो लाइकन है फाउंड इन फॉरेस्ट, ये कहाँ पाई जाती है बच्चों? जंगल के अंदर। यहाँ तक का समझ में आ गया? जो लिटमस है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है लाइकन से। अब जो आपका लिटमस है बाबू, वो कितनी तरह का होता है? एक रेड होता है, दूसरा ब्लू होता है। इट टेल्स अबाउट बेस। जो रेड लिटमस है वो किसके बारे में बताता है? बेस के बारे में बताता है। और ये किसके बारे में बताएगा? एसिड के बारे में बताएगा। अगर आप रेड लिटमस ले रहे हो और आप इसको एसिड में डिप करोगे तो ये रेड कलर का ही रहेगा। लेकिन अगर आप रेड लिटमस ले रहे हो और इसको किस में डालोगे? बेस में, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ब्लू। अब इधर चलते हैं। अगर ब्लू लिटमस है, इसको मैं बेस में डालूँ तो ये ब्लू ही रहेगा। लेकिन अगर ब्लू लिटमस है, इसको मैं एसिड में डाल रहा हूँ तो ये रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया? अब देखो, एसिड और बेस का डिफरेंस समझ में आ गया, इंडिकेटर समझ में आ गए। इंडिकेटर कितनी तरह के होते हैं? नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल कहाँ पाए जाते हैं? नेचर में। सिंथेटिक कहाँ बनाए जाते हैं? लैब में। ये इनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर लिटमस की बात करी जाए तो लिटमस नेचुरली फाउंड इंडिकेटर है जिसको हम कहाँ से निकालते हैं? लाइकन से। लाइकन कहाँ पाया जाता है? फॉरेस्ट में। लिटमस दो तरह का होता है, एक रेड होता है, दूसरा ब्लू होता है। रेड वाला क्या करेगा? ब्लू वाला क्या करेगा? अब आपका अगर यहाँ तक कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। अब बच्चों आगे देखो, यहाँ तक का आपके समझ में आ गया? एसिड बेस सॉल्ट समझ में आया? अब इससे आगे चलें। अब हमें पढ़नी है रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहाँ बेस है तो, लेकिन ज़्यादातर आपको एसिड की ही रिएक्शंस पढ़नी है। सबसे पहले अगर मैं जैसे बात करूँ, अगर मैं किसी भी एसिड को किसी भी तरह के बेस से रिएक्ट करूँ तो आई विल गेट सॉल्ट और साथ में मुझे क्या मिलेगा? H2 गैस। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े से। जैसे कि HCl को अगर मैं NaOH से मिलाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा? और हाँ, H2O भी बन सकता है। NaCl बनेगा और H2O आएगा। ठीक है जी। और एग्जांपल लेते हैं H2SO4। इसका नाम मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहूँ किसी बेस से तो क्या आएगा? अब हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या लेते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 और क्या मिलेगा? H2O। और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ले रहा हूँ CH3COOH प्लस, इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे रिएक्शन करा रहा हूँ? MgSO4 से। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH ट्वाइस, इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। इसकी रिएक्शन होकर क्या बनेगा? CH3COO Mg प्लस H2O।
यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इसके बाद अगर मैं किसी एसिड की रिएक्शन कराऊँ किसी मेटल से तो मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस H2। जस्ट लाइक अगर मैं HCl की Mg से रिएक्शन कराऊँ तो MgCl2 आ जाएगा और H2 अलग निकल जाएगा। H2SO4 की रिएक्शन में Na से करा रहा हूँ तो मेरा NaSO4 बन जाएगा और H2 अलग निकल जाएगा। अगर मेरा H2CO3 से रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी? कैल्शियम की, तो मेरा CaCO3 बन जाएगा और H2 अलग निकल जाएगा। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज दिस? दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो रिएक्शंस आपको समझ में आई? अब देखो, अगर मैं किसी एसिड की किससे कराऊँ? मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से। किससे कराऊँ बच्चों? मेटल बाइकार्बोनेट से। तो मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगी और पानी मिलेगा। अगर मैं HCl की रिएक्शन करा रहा हूँ किससे? NaHCO3, तो ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ और बताई थी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, ये कहते हैं। जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा, पानी मिलेगा और CO2 मिलेगा। अगर आप कुछ भी रिएक्शन करा रहे हो तो उसका सॉल्ट, पानी और CO2 यही मिलने वाला है आपको हमेशा। अब सॉल्ट सेम रहेगा? नहीं, सॉल्ट चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो मैंने एसिड चेंज कर दिया, HNO3 ले लिया और यहाँ मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, तो मेरा क्या बनेगा? मेरा यह बनेगा CaNO3 प्लस पानी प्लस CO2। सिंपल रिएक्शंस वो आपको उसी तरह की देगा जो बन सकती होगी। वो ये नहीं कहेगा कि बताओ ये बन सकती है या नहीं बन सकती, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आता, वो आगे की क्लासेस के अंदर आता है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक का समझ में आ गया? ये वाली और वो वाली तीनों रिएक्शन समझ में आ गई। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर मैं किसी एसिड की रिएक्शन मेटल से हो गई, बेस से हो गई, मेटल कार्बोनेट से हो गई, सेम चीज़ फॉलो करेगी मेटल ऑक्साइड से भी। अगर मैं मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराऊं तो भी आपको सेम चीज़ देखने के लिए मिलेगी, सॉल्ट और पानी। ठीक है, जैसे अगर HCl की मैं NaO से करा रहा हूँ तो यहाँ बनेगा मेरा NaCl प्लस H2O। अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ H2SO4 प्लस MgO, यहाँ आएगा Na2O, यहाँ बनेगा आपका MgSO4 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, रिएक्शन समझ में आई? अब बेस भी रिएक्शन करता है, ऐसा नहीं कि बेस ये जो है ये रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करता है, इसलिए हम उनकी स्टडीज़ नहीं करते। यहाँ तक का समझ में आ गया? मिटा दूँ मैं इसे? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इसमें हमारा क्या आएगा? दो टेस्ट हैं। एक तो है हमारा हाइड्रोजन पॉप टेस्ट, एक क्या है? हाइड्रोजन पॉप टेस्ट। उसको आप समझो। ये टेस्ट ट्यूब है एक, इसमें क्या भर रखा है मैंने? एक एसिड भर रखा है। यहाँ मैंने क्या डाल दिया? एक मेटल का पीस डाल दिया। इसको मैंने ऊपर से क्या कर दिया? ऐसे करके सील कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? ऐसे करके सील कर दिया। अब इसमें डाला मैंने एक ट्यूब, इसके अंदर क्या डाली मैंने? एक ट्यूब ऐसे करके, और वो ऐसे करके बाहर निकल गई।
और वो निकल किस में रही है, एक बर्तन में निकल रही है जिसके अंदर क्या भर रखा है हमने, सोप सॉल्यूशन। इस सोप की वजह से जब इसमें गैस आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बबल बनेंगे। क्या बनेंगे, बबल। और कौन सी साउंड के साथ फूटेंगे, पॉप। कब फूटेंगे, जब मैं इनके पास क्या लेके जाऊँ, इनके पास एक बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये H2 गैस बाहर निकल रही है और ये निकल के ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, समझ में आया टेस्ट? नहीं, रुक जाओ, एक बार मुझे समझाने दो आराम से। देखो, एक टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है आपकी टेस्ट ट्यूब। ये क्या है बच्चों, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक मेटल का मैंने पीस डाल रखा है, कोई सा एसिड ले रखा है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा एसिड लेते हो। जब आप इन दोनों को साथ में रखोगे तो वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, किसी भी एसिड को किसी भी मेटल से रिएक्ट कराने पर क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। सॉल्ट तो आपका ये रहा नीचे बैठा हुआ, ठीक है। ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो गैस है तो वो हल्की होगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऊपर जाएगी तो ये तो मैंने बंद कर रखा है और इसमें से ट्यूब निकाल रखी है, तो ये ट्यूब से होती हुई इसके अंदर जाएगी। अब यहाँ पर ये क्या है, सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी। जैसे ही गैस इस साबुन के पानी में जाएगी तो इसके बबल्स बनने लगेंगे। अब खास बात क्या है, जो H2 गैस है ये लाइटर है, हल्की है, बहुत हल्की। वो बबल्स गुब्बारे देखे ना हवा वाले, जो हवा में उड़ते रहते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हम हीलियम गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम। और हीलियम ऑक्सीजन के या कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले हल्की होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर तैर पाती है। और हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्की होती है, तो ये और अच्छे से तैर पाएगी। तो ये बबल्स को ऊपर लेके जाती है। और जैसे ही हम इन बबल्स के पास क्या लेके जाते हैं, कैंडल को, तो इनके फूटने पर एक साउंड आती है। दैट साउंड इज पॉप साउंड। इसलिए हमने इसका नाम भी कर रखा है हाइड्रोजन पॉप टेस्ट। तो ये पॉप साउंड का मतलब है कि इस बबल के अंदर कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। समझ में आया? चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं। will produce by the action of reaction। इसका मतलब अगर आप एसिड या मेटल को साथ में रखो किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब में, और उसको सील कर दो किसकी मदद से, कॉर्क। ये जो हेड है इसकी मदद से मैंने इसको क्या करा है, सील। तो इसको हम कहते हैं कॉर्क। लेकिन हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, और किसकी वजह से बनेगी, एक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ए पासिंग ट्यूब। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं पासिंग ट्यूब। ए पासिंग ट्यूब इज एंटर्ड या इंसर्ट इन टेस्ट ट्यूब थ्रू कॉर्क। कॉर्क से होते हुए हमने क्या दिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक पासिंग ट्यूब। नाउ H2 gas will travel through passing ट्यूब। किससे होती हुई जाएगी, पासिंग ट्यूब से होती हुई ट्रैवल करेगी, बाहर निकलेगी। एंड अदर एंड ऑफ पासिंग ट्यूब इज प्लेस्ड अंडर, किसके अंडर रहती है ये बच्चों, सोप सॉल्यूशन के, by which
जिसकी वजह से बबल्स ऑफ H2 गैस formed. H2 is lighter than atmospheric गैसेस। एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं उनके मुकाबले H2 ज़्यादा हल्की है। नाउ द बबल्स ऑफ, तो जो आपके बबल्स हैं किसके, H2 विल फ्लोट अपवर्ड, क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे ऊपर की तरफ। व्हेन वी टेक ए बर्निंग कैंडल, near the bubble, it burst with pop sound। तो वो जो बबल है वो फट जाएगा किस साउंड की मदद से, या कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हुए, पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए वो फट जाएगा। तो जैसे ही ये साउंड हमें मिलेगी, इस साउंड के होने का मतलब ही क्या है कि वहाँ पर कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे चलें, क्योंकि इसके बाद एक और टेस्ट है। इसके बाद जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं मिल्क टेस्ट। मिल्क टेस्ट में भी एक रिएक्शन है सेम। ये एसिड भर रखा है, इसमें भी एसिड के अंदर एक पीस डाल दिया, किसका, मेटल कार्बोनेट का। सेम काम यहाँ पे करा है, इसको भी हमने क्या कर दिया, सील। इसमें एक पासिंग ट्यूब डाली और पासिंग ट्यूब ऐसे करके एक टेस्ट ट्यूब में दूसरी टेस्ट ट्यूब में जा रही है। क्या हो रहा है, दूसरी, और इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है, एसिड है। एसिड की जब कभी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, पानी मिलता है और CO2 मिलती है। सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा, पानी डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, बचा कौन, CO2 गैस की फॉर्म में है, ऊपर जाएगी, यानी कि गैस निकल के ऐसे आएगी, इधर जाएगी और इधर निकल के किस में पहुंचेगी, इसके अंदर। ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही आप CO2 की बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी, CaCO3। इस वक्त ये कैसा होगा, कलरलेस। और जैसे ही ये CO2 मिलेगी देन इट विल कन्वर्ट इनटू मिल्की कलर। ये कलरलेस होता है, कलरलेस से किस में बदल जाता है, मिल्की कलर में। अब इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या कहते हैं इसे, लाइम वाटर। ये क्या है, लाइम भी कहते हैं इसे, और इसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये बनाता है किस किस को, मार्बल को, संगमरमर का पत्थर जो होता है, एग शेल को, अंडे के छिक्कल, इन सब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ तक का समझ में आ गया। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट में और ज़्यादा H2 हो गया हूँ, CO2 डाल दूँ तो ये मिल्की से फिर से कैसा हो जाएगा, कलरलेस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या ये मिल्क टेस्ट समझ में आया।
सेम स्टेटमेंट रखनी है, बस थोड़ा थोड़ा इसको चेंज करना है। अब लिखने के लिए ज़्यादातर तो ये आता है पेपर में, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी कुछ साल पहले शायद इसका क्वेश्चन भी आया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम CO2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, या मिल्की कलर किसकी वजह से आता है, या पूछ लेंगे कि अगर मिल्की कलर आ गया उसमें मैं और ज़्यादा CO2 डाल रहा हूँ तो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने की वजह से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आ गया तो थम्स अप दो। आ गया बच्चों? चलें आगे? चलिए फिर चलते हैं। चलो चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ बेस। अब क्या करना है बच्चों, हमें टाइप ऑफ एसिड, और बेस। एसिड और बेस के टाइप्स पढ़ने हैं हमें। क्या पढ़ना है बच्चों, एसिड और बेस के टाइप। ठीक है, अब देखो एसिड और बेस को दो तरह से बांटा जा सकता है। पहला तो है उनकी स्ट्रेंथ, पहला क्या है, स्ट्रेंथ। दूसरा है कंसंट्रेशन। अब आपको शायद स्ट्रेंथ ना पता हो और दूसरा कंसंट्रेशन ना पता हो, तो हम पहले स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन को ही समझते हैं। देखो स्ट्रेंथ किस चीज़ को कहेंगे, कोई कितना ताकतवर है। तो अगर कोई एसिड है तो वो कितना अच्छा एसिड है, तो ये तो होगी उसकी स्ट्रेंथ। कंसंट्रेशन, देखो अगर एसिड है तो सिर्फ एसिड तो नहीं होगा, साथ में कौन होगा, पानी होगा। तो कितना एसिड और कितना पानी, उसी के हिसाब से, कंसंट्रेशन के हिसाब से दो तरह के एसिड या दो तरह के बेस बनते हैं। दोनों को दोनों ही कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है जी। अब देखो स्ट्रेंथ के हिसाब से तो एसिड और बेस भी दो कैटेगरी में बनेंगे, कंसंट्रेशन के हिसाब से भी दो बनेंगे। यहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, कंसंट्रेटेड, और दूसरा आएगा डाइल्यूट। ठीक है, समझ में आया? तो पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। पहले हम किसके बेसिस पर पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो अभी मैंने बताया कि इसमें कितनी तरह के बनेंगे, स्ट्रॉन्ग और दूसरा बनेगा वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस, सेम चीज़ है, स्ट्रॉन्ग एसिड सेम होगा, स्ट्रॉन्ग बेस भी सेम होगा, मतलब उनके जो करेक्टर्स होंगे, डेफिनेशन होगी सेम होगी, एग्जाम्पल्स अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग की बात करूं एसिड या बेस की, दे आर मिनरल, दे आर मिनरल एसिड और बेस, ये मिनरल के बने हुए होंगे। लेकिन जो वीक हैं दे आर ऑर्गेनिक एसिड और बेस, लेकिन ये किसके होंगे, ऑर्गेनिक के बने हुए होंगे। दूसरा मोस्टली फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्टली formed by ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखो यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ करा है इनऑर्गेनिक और एक वर्ड यूज़ करा है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में पहले ऑर्गेनिक समझ लो, फिर इनऑर्गेनिक अपना समझ आएगा। कार्बन के कंपाउंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, अगर ये सारे मिलकर कुछ बना रहे हैं तो दीज आर ऑर्गेनिक। अगर इनके अलावा किसी और का बनना है तो दैट इज़
इनऑर्गेनिक। समझ में आ गया? देखो अगर ये 4 इकट्ठे हैं या ये 5 हो गए 5, 6 के 6 जो भी हैं, अगर ये इकट्ठे हैं तो दैट इज़ ऑर्गेनिक, अगर ये नहीं है तो इनऑर्गेनिक कहलाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, जब आप कार्बन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसा आपसे ये भी कहा जाएगा कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कार्बन के नहीं हैं उनको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आएगा? चलें आगे। ठीक है, इनका जो पीएच है वेरी लो आता है, अराउंड 0 to 3 या 2 के बीच में आता है। ठीक है, और जो इनका कलर ऑन पीएच पेपर आता है, कलर ऑन पीएच पेपर इज रेड टू ऑरेंज, मतलब ऑरेंज या लाइट रेड के आसपास ही रहता है इनका कलर। इनका क्या होता है? हाँ, अब ये मैं बता रहा हूँ किनसे रिलेटेड, ये जो दोनों मैंने लाइन लिखी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट करके लिखी है? एसिड से। अगर मैं इसी चीज़ में बेस की बात करूँ, पीएच अराउंड 11 to या 12 to 14, 11 to 14, और कलर कैसा देते हैं ये? डार्क ब्लू, यानी कि पर्पल से लेकर टू ब्लू, हल्का कलर नहीं जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब ये किसके बारे में है? ये पूरी जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ये लिखी है बेस के बारे में। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी पीएच 0 से 3 के बीच में होगी, पीएच पे कलर कैसा होगा? रेड टू ऑरेंज होगा। अब यहाँ बेस की बात कर रहे होंगे तो 11 से 14, और कलर कैसा होगा? डार्क ब्लू से ब्लू के बीच में। अब बात करते हैं इनकी, पीएच इज़ हाई, यानी कि 4 to 7 के बीच में होता है। ठीक है, कलर कैसा होता है? ऑरेंज से येलो, ऑरेंज से कैसा कलर आएगा? येलो या ग्रीन के आसपास, नियर, पूरा तरह से ग्रीन नहीं होगा लेकिन ग्रीन के आसपास होगा। ये किसका है? एसिड का। 7 to 11 के बीच में रहती है। कलर कैसा आएगा? लाइट ब्लू, यानी कि स्काई ब्लू से ब्लू। ठीक है जी। अब आता है कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ तो बहुत सिंपल है, कौन कितना ताकतवर। अगर कोई एसिड बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग, अगर नहीं है तो वीक। स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल कुछ कैसे हो सकते हैं, जैसे कि HCl, NaOH। अब ये एसिड है, ये कौन है? बेस है। H2SO4 हो गया, अगेन एसिड है। वीक में कौन आएंगे? CH3COOH, ये इथेनॉइक एसिड है। ठीक है, या सोप हो गया जो आप घर में साबुन यूज़ करते हो, दैट इज वीक बेस। ये एसिड है, ये वीक बेस है। लेकिन कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, या परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन सब्सटेंस
या सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ सॉल्यूट। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में सॉल्यूशन ही लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड, दूसरे होते हैं डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, लो अमाउंट ऑफ वाटर एंड हाई या लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड और बेस प्रेजेंट। ठीक, कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है, जिसके अंदर पानी तो कम हो और एसिड या बेस ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेट। डाइल्यूट में कौन आएगा बच्चों, लेस अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एंड लार्ज amount of water is present। अब टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेस समझ में आ गए, एग्जाम्पल भी समझ में आ गए। अभी देखो कंसंट्रेट और डाइल्यूट आप किसी का भी बना सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, जिसका चाहो उसका बना सकते हो। इथेनॉइक एसिड का, कंसंट्रेटेड एसिड का, जिसका चाहो उसका बना सकते हो आप। यहाँ तक का समझ में आ गया आपको? चलिए फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। उतारना है इसे। अब देखो, हाउ एसिड एंड वाटर मिक्स। आप एसिड को और पानी को कैसे मिलाओगे? देखो, एक तरीका है एसिड इन वाटर, दूसरा है वाटर इन एसिड। पहला तरीका है कि एसिड को किस में मिलाया जाए, पानी में मिलाया जाए। दूसरा क्या है कि पानी को मिलाया जाए किस में, एसिड में। तो आप मुझे बताओ दोनों में से ठीक कौन सा है? दोनों में से बच्चों ठीक कौन सा है? ठीक है, बताओ बच्चों कौन सा ठीक है? एसिड वाला, पहले वाला ठीक है या दूसरे वाला ठीक है? ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। कौन सा वाला ठीक है? एसिड इन वाटर वाला ठीक है। वाटर इन एसिड को हम यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ डेंजरस। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही आप लिख लेते हैं, चलो, वाटर इन एसिड। अगर ये आपके पास एक बर्तन है, इसमें हमने क्या मिला रखा है, क्या डाल रखा है इस टाइम? सिर्फ और सिर्फ एसिड। अब आप इसमें क्या डालना चाह रहे हो? पानी। क्या डालना चाह रहे हो? पानी। तो जैसे ही ये पानी इसके अंदर आएगा, ठीक है, तो ये वेपर बन के क्या होने लगेगा? भागने लगेगा, और इसके साथ स्प्लैशेस ऑफ एसिड, स्प्लैशेस ऑफ एसिड आपके ऊपर आने लगेंगी। मतलब एसिड की छींटें आपके ऊपर आने लगेंगी। इसलिए हम किसको यूज़ नहीं करते कभी भी? वाटर को एसिड में नहीं डालते। When we pour water in pure acid, प्योर एसिड का मतलब पानी नहीं मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एसिड। एसिड will start heating water, पानी को वो क्या करना शुरू कर देगा? गर्म करना शुरू कर देगा। एंड वाटर will start to evaporate,
और वाटर क्या होने लगेगा, इवेपरेट होना शुरू हो जाएगा। देखो जब भी हम पानी को एसिड के अंदर, प्योर एसिड के अंदर डालेंगे तो हीटिंग होनी शुरू होगी पानी की, मतलब पानी अपने आप गर्म होना शुरू हो जाएगा एसिड की वजह से। एसिड बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अगर आप कभी उसको छुओगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है अपने अंदर। जैसे ही आप उसको छुओगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से पानी इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू वेपर। किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में। अब वेपर जो है इज लाइटर एंड स्टार्ट टू एस्केप एंड स्टार्ट टू एस्केप। क्या करना स्टार्ट कर देगा, एस्केप करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम एसिड। बाय वर्च्यू ऑफ दिस, बाय वर्च्यू ऑफ दिस, इसकी ही वजह से देयर विल बी splashes of acid everywhere। इसी की वजह से जो एसिड की स्प्लैशेस हैं, छींटें, वो हर जगह बिखरने शुरू हो जाएंगी एंड इट कॉज डैमेज, कर सकती है, नहीं करेगी, डैमेज अस, और ये हमें किसी ना किसी तरह का डैमेज करेगी। कैसे, अगर ये टाइल्स पे गिर जाए तो टाइल्स खराब हो जाएंगी, आपकी आंखों पे गिर जाए तो आपकी आंख खराब हो जाएगी। अगर एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वो आपके हाथ पे गिर जाए तो वो आपके हाथ के क्या हो सकता है, पार हो सकता है, और आप अपनी एक आंख बंद करके हाथ ऐसे रख के आर पार देख सकते हो, ऐसे करके एक आंख बंद करी, ऐसे ऐसे करके फिर आप दूर का देख पाओगे। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका है एसिड इन पानी। एसिड को किस में मिलाया जाए, पानी में। सही तरीका क्या है, आप एक बर्तन लो जिसमें आपने क्या मिला रखा है, क्या डाल रखा है पहले से, पानी। एक ग्लास की रॉड लो, उससे टेस्ट ट्यूब लगाओ। अब इस टेस्ट ट्यूब से थोड़ा थोड़ा करके एसिड अंदर आप उतारोगे, ठीक है। ये क्या है, पानी है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने एसिड भर रखा है, और ये है आपकी प्यारी सी ग्लास की रॉड। वेनेवर, जब कभी भी, वेनेवर वी मिक्स एसिड इन वाटर, द एसिड will pour into water with help of ग्लास रॉड। किसकी मदद से हम डालेंगे अंदर, ग्लास रॉड की मदद से अंदर डालेंगे। इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और कितने अमाउंट में मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, इन वेरी स्मॉल अमाउंट या क्वांटिटी। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड वी स्टिर acid and water with help of ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड की मदद से हम उसको हल्के 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 मिलाते भी रहेंगे, ठीक है। जब आप स्मॉल क्वांटिटी में एसिड को मिलाओगे तो आप उसको धीरे धीरे स्टर करोगे, स्टर करने के बाद उसको ग्लास रॉड के साथ ऐसे मतलब स्टर करते रहोगे एंड रिपीट दिस प्रोसेस again and again until we
गेट आवर डिज़ायर प्रोडक्ट। जो चीज़ हमें चाहिए जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती, until we get our desired product। समझ में आया? दोनों चीज़ों को मिलाने का तरीका समझ में आ गया। चलिए आगे चलें फिर। देखो जी, अब आगे आएगा pH। अब क्या आएगा आपका pH। pH क्या होता है? pH की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल। देखो pH होता क्या है? इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक, सिंपल पीएच जो पेपर है या पीएच जो स्केल है वो एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों के बीच का डिफरेंस आराम से बता सकता है बिना किसी दिक्कत के। और इट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू ईच टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अगर आप एसिड डालोगे तो इसका एक स्पेसिफिक कलर होगा, बेस डालोगे तो उसका स्पेसिफिक कलर होगा, और सॉल्ट डालोगे तो उसका स्पेसिफिक कलर होगा। टाइप ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन देयर एसिडिटी और बेसिसिटी और न्यूट्रल, यानी कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है उसके भी हाफ पे काम आएगा, कितना बेसिक है उस पर कलर आएगा, या न्यूट्रल है तो उस पर कलर आएगा। अब समझो, अगर और जो आपका पीएच स्केल है, इट हैव नंबर फ्रॉम 0 to 14। स्केल कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 14 तक। अगर मैं 0 से 7 की बात करूँ तो ये किसके बारे में बताता है? एसिड के बारे में। 7 एग्जैक्टली किसकी चीज़ के बारे में बताता है? न्यूट्रल के बारे में। और जो 7 to 14 है वो बताता है बेस के बारे में। अगर कोई पीएच की वैल्यू 0 से 7 के बीच में आ रही है तो उसका कलर होगा रेड टू येलो। न्यूट्रल चीज़ डाल रहे हो तो इस पर कलर आएगा ग्रीन, और इस पर डाल रहे हो तो लाइट ब्लू से डार्क ब्लू या फिर पर्पल, ये कलर ये देगा। सिंपल। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो मैं स्केल को, तो ये 0 आ गया, ये 14 आ गया, यहाँ कहीं बीच में आपका क्या आ रहा होगा? 7 आ रहा होगा। अब मैं इसको ऐसे करके अगर लेके चलूँ, ठीक है, तो यहाँ तो होंगे इसके H+ आयन, यहाँ होंगे OH नेगेटिव आयन। अब जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूँ 14 से कहाँ आ रहा हूँ? 0 की तरफ, तो देखो यहाँ पे H कम है, और जैसे जैसे मैं 0 की तरफ आ रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरे H के आयन्स क्या हो रहे हैं? वैल्यू बढ़ रही है। और जैसे जैसे इधर जा रहा हूँ तो OH की बढ़ रही है, और 7 पे H बराबर है किसके? OH नेगेटिव के। समझ में आ गया ये? अब ये होती क्या है? एक स्ट्रिप ऑफ पेपर होती है, सिंपल, कोई स्केल नहीं होता, ये स्ट्रिप ऑफ पेपर होती है जिस पर आप अलग अलग चीज़ें डालते हो और वो अलग अलग कलर देते हैं अपनी एसिडिटी, बेसिडिटी, न्यूट्रलिटी के हिसाब से, और उसको हम स्केल में रख के कलर के हिसाब से देख लेते हैं कौन से कलर पे क्या नंबर दे रखा है, और उसकी वही पीएच हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, चलो जी चलो, चलो जी चलो, क्या यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको? देखो जी, इसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंस
ऑफ पीएच इन आवर रोज़ की ज़िंदगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर रोज़ की ज़िंदगी। सबसे पहला आता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये आपका प्यारा दुलारा न्यारा न्यारा सा कौन है? पेट है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पेट के अंदर क्या रहता है? एक एसिड रहता है। ठीक है, इस एसिड का काम क्या था? हेल्प करना डाइजेशन के अंदर। क्या काम था इसका? डाइजेशन के अंदर हेल्प करना, खाना पचाने में मदद करना, बेसिकली बात ये। वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि ये एसिड बहुत खतरनाक है और इससे हमें एक चीज़ बचा के रखती है, हमारे पेट की एक लाइनिंग होती है। क्या होती है? एक सिंपल सी लाइनिंग होती है, लेकिन ये होती कहाँ है? बस पेट के अंदर होती है। म्यूकस की लेयर होती है, याद हो तो। किसकी लेयर होती है? म्यूकस की। ठीक है, व्हेन वी डू ओवर ईटिंग, जब हम बहुत ठूस ठूस के खा लेंगे, मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर हम खा लेंगे तो क्या होगा? एसिडिटी होगी। क्यों होगी? वही समझना है। व्हेन वी डू ओवर ईटिंग द एसिड वी फील बर्निंग सेंसेशन इन आवर स्टमक या इन आवर चेस्ट। हमें अपने सीने के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा है। अब ये जल क्यों रहा है? जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा कुछ खा लोगे तो द एसिड एट दैट टाइम, उस वक्त होता क्या है? द एसिड विल रीच टू द नेक ऑफ स्टमक, बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाता है पेट के। द प्रोटेक्टिव लाइनिंग ओनली प्रेजेंट इन स्टमक, नॉट इन ओसोफेगस। ओसोफेगस में तो नहीं होती। When splashes of acid strike at food pipe, we feel burning sensation. हमको क्या महसूस होगी? बर्निंग सेंसेशन, या सीधा सीधा मैं कहूँ तो हमें क्या हो जाएगी? एसिडिटी। प्रिवेंशन, बचा कैसे जाए? बचा कैसे जाए? वी यूज एंटा एसिड, यानी कि माइल्ड एडिबल एसिड, हल्का खा सकने वाला बेस। पेट में आपके कौन प्रेजेंट है? एसिड। ठीक है, पेट में आपके कौन प्रेजेंट है? एसिड। अगर आप बेस डालोगे तो एसिड बेस की रिएक्शन होगी और आपकी गैस जो आपके बन रही है, एसिडिटी जो बन रही है, वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए फिर अब इसके आगे क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का हो गया। पीएच इन आवर माउथ। आपके प्यारे प्यारे मुखड़े के अंदर प्यारे प्यारे दांत होते हैं जो कुछ इसी तरह से दिखते हैं। ठीक है, अब दांत के अंदर एक सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? इनेमल है। इनेमल किसका बना होता है? मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इट इज
हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. इट कैन नॉट ब्रोकन, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये बड़ा बेचारा बड़ा कमज़ोर है. बट इट कैन बी कोरोड, इसको हम क्या करा सकते हैं, कोरोड कर सकते हैं, यानी कि सड़ा सकते हैं. व्हेन pH of mouth falls under 5, या मैं सीधा सीधा कहूँ बिलो 5 हो, pH of mouth is below 5, enamel starts to corrode. अब ये होता क्यों है, अगर कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना है और ये टूट नहीं सकता, कोरोड हो सकता है. pH 5 से नीचे जाएगी ही क्यों, समझ रहे हो मेरी बात, pH 5 से जाएगी ही क्यों, क्योंकि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया लिव इनसाइड आवर माउथ एंड रिमेनिंग फूड पार्टिकल, और जो बचा हुआ खाना आपके मुंह के अंदर रह जाता है, रिमेनिंग फूड एक्ट एज सबस्ट्रेट टू बैक्टीरिया एंड दे प्रोड्यूस एसिड. और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड. प्रिवेंशन, बचा कैसे जाए, यूज टूथपेस्ट हैविंग माइल्ड बेस टू मेंटेन pH ऑफ माउथ. मुंह की pH मेंटेन रहे, सिर्फ इतना बेसिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बेसिक होगा तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा. अभी तो बेसिक होने के, एसिड होने की वजह से सड़ रहे थे, फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, इस वजह से सड़ने लगेंगे. 2 टॉपिक जो भी मैंने पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का और इन आवर माउथ का, ये इंपॉर्टेंट है. क्या ये चीज़ आपके समझ में आई, दोनों समझ में आ गए, मिटा दूँ मैं इसे. चलें जी, अब देखें आगे. डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई. अब इसके अलावा एक और आता है pH इन सॉइल. अगर आप ज़मीन के अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा pH को, यानी कि जो आपकी सॉइल है कैसी हो जाएगी, एसिडिक इन नेचर. इसके एसिडिक होने की वजह से होगा क्या, लॉस होगा किसका, फर्टिलिटी का, यानी कि जो उपजाऊपन है, प्रोडक्टिविटी है ज़मीन के अंदर की, वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी. और आपकी ईल्ड क्या होने लगेगी, ईल्ड की मतलब उपजाऊ फसल है, वो क्या होने लगेगी, लो या लेस. बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन क्या है इसकी, यूज़ माइल्ड बेस, यानी कि लाइम. क्या यूज़ करा जाए, लाइम. लाइम को हिंदी में कहते हैं चूना. ठीक है. फिर कुछ ऑर्गेनिज्म यूज़ एज डिफेंस, जैसे कि कुछ एंड्स किसको रखती हैं, फॉर्मिक एसिड को रखती हैं. ठीक है. बीज, ये भी अपने डिफेंस के लिए एसिड रखती हैं. इन एसिड का काम क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन, एंड स्टिंगिंग.
सेंसेशन देना, यानी कि जहाँ पर आपके चींटी ने काटा है या कभी मधुमक्खी ने काटा है तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि किसी ने जला दिया, या वहाँ पर वो अब भी स्टिंग डंक मार रहा है। बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन, यूज़ माइल्ड एसिड। ठीक है, किसको यूज़ करा जाए, माइल्ड एसिड करूँ, बेस को। किसको यूज़ करा जाए मेरे बच्चों, माइल्ड बेस को। तो ये पीएच के प्रोसेस तो आपके सारे हो गए, पीएच पूरा हो गया, एसिड एंड बेस पूरा हो गया। ठीक है, सॉल्ट रह गया अब हमारा। अब क्या रह गया है हमारा, सॉल्ट रह गया है हमारा। इट इज़ ए न्यूट्रल कंपाउंड। कैसा होता है सॉल्ट, एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है। गिव ग्रीन कलर ऑन पीएच पेपर। पीएच पेपर पर अगर आप डालोगे तो कलर कैसा आएगा, ग्रीन। पीएच कितनी होती है, 7। कुछ एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल, घर का नमक, पानी, आपका ब्लड ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो यूज़ करे जाते हैं या समझे जाते हैं एज अ सॉल्ट। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ने हैं हमें। ठीक है, इससे पहले हमें एक प्रोसेस पढ़ना है, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। एक रॉड डाली, एक दूसरी रॉड डाली, दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी, दैट इज SPM। इधर से हम क्या डाल रहे हैं, नमक का पानी यानी कि ब्राइन। ठीक है, यहाँ से आप बाहर निकालते रहोगे उसको, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको आप किससे जोड़ दोगे, बैटरी से। अब जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराओगे, नमक के पानी होने की वजह से जो नमक था, ये जो आपका नमक है NaCl, ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और पानी के साथ भी क्या होगा, पानी टूटेगा H प्लस और OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब जो ये Cl नेगेटिव है वो तो पहुंचेगा इधर। अब कई सारे Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब इधर कौन होंगे चिपके हुए, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, और यहाँ से गैस निकलेगी दैट इज H2O। ठीक है, और इसके अंदर दो चीज़ें पड़ी रहेंगी आपकी, NaOH बनकर एक सॉल्यूशन आपका अंदर पड़ा रहेगा, पूरा डूबा रहेगा ये यहाँ तक ऐसे करके। ठीक है, तो जो Cl नेगेटिव है वो Cl से जुड़कर क्या बना लेगा, Cl2 गैस। सेम किसके साथ होगा, H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, दोनों मिलके बनाने लेंगे H2 गैस। ठीक है, बचा कौन, Na और बचा OH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaOH। अब इन सबको हम यूज़ करेंगे अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। क्लोर एल्कली प्रोसेस समझ में आया। एक आप बर्तन लोगे, उसमें बीच में SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाओगे, इससे क्या होगा, सारे क्लोरीन तो यहीं रह जाएंगे और सोडियम चला जाएगा आगे। तो सोडियम सारे इधर, क्लोरीन इधर, तो जितने भी क्लोरीन होंगे नेगेटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव के पास जाके चिपक जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इन्हें मिलेगी ये एक दूसरे से चुपक करके जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, Cl2, और Cl2 कहाँ निकल जाएगी, बाहर। सेम काम कहाँ होगा, इस वाली रॉड पे। अब इस वाली रॉड को हम कहेंगे क्या, इस वाली रॉड को हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। और इस वाली रॉड को हम बोलते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, एनोड। दूसरी वाली को हम क्या कहेंगे, कैथोड। ये दोनों मिलेंगे और ये ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर H मिलकर H2 बनाकर ऊपर निकल जाएंगे। बचा कौन, Na बचा, और यहाँ OH नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, NaOH। क्लोर एल्कली प्रोसेस समझ में आ गया।
चलिए फिर चलते हैं आगे। अब चैप्टर का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, कुछ सॉल्ट है जो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के अंदर देखो बच्चों, अब हमें पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl ब्रैकेट ट्वाइस। ठीक है, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, यहाँ Cl2 आया था, Cl2 को यूज़ करा हमने इसमें। अब आगे चलते हैं, यूज़ कहाँ होता है ये, यूजेस कहाँ कहाँ है इसके। पहला तो इसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। दूसरा, हार्ड वाटर को क्या कर देता है, ये सॉफ्ट वाटर में बदल देता है। तीसरा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है जी। कुछ नहीं करना, सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ मिलाना है, हीट करना है हल्के हल्के, और ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यूजेस, सबसे पहला यूज़ तो वॉशिंग में, कपड़े धोने में यूज़ होता है। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और हाँ, ये पेपर, डिसकलरिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को क्या करने में यूज़ करते हैं हम, वाइट करने में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कपड़ों में से सेम। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है। दो हो गए, दो रह गए। एक तो आपका बेकिंग सोडा रह गया और एक का आपका जिप्सम रह गया। उसके बाद आएगा आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या फॉर्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को और अदर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं और क्या बन जाता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब जो बेकिंग पाउडर है उसको मिलाया जाता है टारटेरिक एसिड के साथ, जिससे आपका क्या बनता है, बेकिंग सोडा। यानी कि बेकिंग पाउडर जो है वो सिर्फ होता है NaHCO3। जब इसमें टारटारिक एसिड मिला दिया जाएगा तो आपका क्या बनेगा, बेकिंग सोडा। मिलाते क्यों हैं ये समझो। अगर मैं NaHCO3 पानी मिला के हल्का सा और इसको क्या करूँ, हीट, तो मेरा NaOH और CO2, ये वाला काम तो मुझे चाहिए, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसका होता है बिटर टेस्ट। कैसा टेस्ट रखता है ये, कड़वा। अगर मैं केक खा रहा हूँ और उसमें से कड़वा कड़वा टेस्ट आ रहा है तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा ये माइल्ड एडिबल एसिड मिला देते हैं, और ये एसिड ही है, माइल्ड एडिबल एसिड मिलाते हैं जो इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, यानी कि NaOH के साथ टारटारिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सॉल्ट, और कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। यूजेस,
यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, 2-3 आप इनके यूजेस गूगल से भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। चलिए फिर अब ये जो टार्टारिक एसिड है ना, ये टर्मरिक कह रहा हूँ, उसमें से आता है, इमली में से। इस वक्त मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसको हिंदी में कहते हैं टर्मरिन कहते हैं, टर्मरिन ऐसे कुछ कहते हैं। उसी से निकाला गया एसिड को ही हम क्या कहते हैं, टार्टारिक एसिड। 4 जो लास्ट का टॉपिक है आपका वो है जिप्सम, या सीधा सीधा मैं कहूँ तो पीओपी। जो आपके घर में पीओपी हुई है वही, इसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 ½ H2O। केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या कहते हैं इसे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। फाउंड इन क्रिस्टलाइन, किस में पाया जाता है ये, क्रिस्टलाइन एंड पाउडर फॉर्म। अगर आप एक बार पीओपी में किसे मिला दो, पानी में, तो ये क्या बना लेता है, जिप्सम। और जिप्सम एक बार क्या हो जाए, ड्राई, तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 ½ H2O। इसमें मैं मिलाऊंगा और H2O, तो ये बन जाएगा CaSO4.2H2O। सेम चीज़ है, पानी के मॉलिक्यूल बदल गए। जब ये वापस ड्राई होगा तो ये किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। ठीक है, अब ये सॉलिड एक बार जब बन जाएगा तो ये नॉन रीयूजेबल हो जाएगा, नॉन रीयूजेबल, यानी कि इस सॉलिड को मैं दोबारा से किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। यानी कि ये वापस पीओपी तो बनेगा नहीं। जिप्सम एक बार हार्ड हो गया तो वापस वो पीओपी नहीं बन सकता। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, जब भी आपके घर में पुट्टी होती है, पेंट होता है, तो जो पेंटर है वो बस थोड़ा थोड़ा ही पीओपी लेगा, उसको उसी टाइम यूज़ करेगा और उसी टाइम दीवार पे लगा देगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी छोड़ जाता हूँ, बाद में आऊँगा, पानी मिलाकर फिर से इसको बना के लगा दूँगा। अगर वो ऐसा करेगा तो वो सब कुछ ख़राब कर देगा और ये दीवार पे फिर से रुकेगी नहीं। ये बात है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपके समझ में आई। ये जो सॉलिड है ये कैसा होगा, नॉन रीयूजेबल, फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता। क्या यहाँ तक का समझ में आ गया। यूजेस क्या क्या है इसके, पहला फिक्सिंग ब्रोक बोन्स, टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आता है। एंड प्लास्टर, क्या करने के काम आता है, प्लास्टर करने के काम आता है। दूसरा एंटीक बनाने में, फॉर्मेशन। एंड स्कल्पचर, मूर्तियाँ बनाने के लिए यूज़ करा जाता है इसे। और इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। और जो भी है, जैसा भी है, आप हमें प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि चैप्टर कैसा लगा, आपको और क्या चाहिए, हमें और बेटर क्या करना चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।